हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो प्रश्नावली 1.3 से बनाया गया है। इस प्रश्नावली से आपकी बोर्ड परीक्षाओं में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि आपको किसी दी गई संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। तो आइए इस प्रश्न को मैं आपको हल करना सिखाऊंगी, जिसके नोट्स मैंने आपको पहले ही भेजे हैं। आई होप आप सभी ने उनको नोट कर लिया होगा। चलिए आज मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं इसको समझाने जा रही हूँ, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या की संकल्पना को थोड़ा सा याद करना होगा। आपने पहले पढ़ रखा है, आप सभी जानते हो कि परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं होती हैं। लेकिन बच्चों, उसमें जो हमें p और q दोनों पूर्णांकों में जो एक शर्त दी रहती है उस पर विशेष ध्यान देना होता है। देखो, आपको मैंने बताया था कि p/q का रूप तो ठीक है, लेकिन इसमें हमको ये भी ध्यान रखना है कि q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो संकल्पना परिमेय संख्याओं की है वो ये भी है कि ये जो p और q हम इस भिन्न में लेते हैं, ये दोनों ही सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। तो बच्चों, ये सहअभाज्य पूर्णांक, इस शब्द से आपको क्या समझ में आता है? सहअभाज्य का मतलब है, अभाज्य संख्याएं आप सभी जानते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी अपने अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होंगी? ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि उन दोनों ही संख्याओं में किसी एक कॉमन संख्या से भाग नहीं जा सकता है, तो वो कहलाएंगी सहअभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2 और 3, देखो 2 और 3 दोनों में ही कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग जा सके। जैसे कि आप 12 और 13, इन दोनों को देखो, इन दोनों में भी कोई भी संख्या नहीं है जिनका भाग इसमें जा सके। तो इस तरह से सहअभाज्य का अर्थ हुआ ऐसी संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं जिनका कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद अब जो अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको मैंने बताया था। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो कि p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। तो वैसे तो आप उदाहरणतः जानते हैं कि जो वर्गमूल और घनमूल इन करणीय चिन्हों से बाहर नहीं निकल पाती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, यही कोई संख्या हमको दी जाएगी, उसी संख्या को दिखने में वो हमें दिख रही है कि वो अपरिमेय है, हम जानते हैं, लेकिन हमें उसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमको गणित में एक विरोधाभास विधि होती है, उस विधि का प्रयोग करके इसे सिद्ध करना होता है। चलिए अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम कैसे हल करेंगे। अच्छा, साथ ही एक और गुण भी हमको संख्याओं का पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसका प्रयोग आप इस प्रश्न को हल करने में करेंगे। और वह गुण क्या है? वह गुण ये देखिए, आपने नोट्स में देखा होगा, यदि किसी अभाज्य संख्या p से किसी संख्या का वर्ग a² अगर विभाज्य है तो वो संख्या भी p से भाज्य होगी, वो संख्या। तो इसका मतलब क्या है? देखो भाई बच्चों, अगर किसी एक संख्या का भाग किसी दूसरी संख्या के वर्ग में जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले लो 4 का भाग 8 के वर्ग में जाता है। 8 का वर्ग क्या है? 64। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का भाग उस संख्या के अगर वर्ग में जाता है तो उस संख्या में भी ज़रूर जाएगा। तो आप देख सकते हो, अगर 4 का भाग 8 के वर्ग 64 में जाता है तो 4 का भाग 8 में भी जाता है। ठीक है ना? तो इस गुण का प्रयोग हमारे इस प्रश्न को हल करने में होगा। तो चलिए आगे इस प्रश्न के हल को मैं आपको समझाने जा रही हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रश्न हमारी प्रश्नावली का है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था विरोधाभास विधि से हम इसे हल करेंगे। तो विरोधाभास विधि क्या है? जो चीज़ हमको सिद्ध करनी है हम उसी चीज़ का विरोध अपना तर्क मान लेते हैं। तो क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमने मान लिया कि भाई √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो अगर वो परिमेय संख्या है तो आप उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, √5 को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया। तो इसीलिए हमको अपनी नेक्स्ट लाइन मिली है √5 = p/q। और साथ ही साथ यह शर्त भी होनी चाहिए फुलफिल कि अगर यहाँ पर p और q दोनों ही सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है। अब ये जो आपने ये लाइन लिया है √5 = p/q, इस समीकरण में आप
दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो जैसे ही आपने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो देखिए बाईं ओर तो बाएं पक्ष में हो जाएगा √5 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में हो जाएगा p/q का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में जब आप √5 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, √5 × √5 मीन्स 5। और राइट हैंड साइड में जब आप p/q का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, p का वर्ग बट्टे q का वर्ग। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगली लाइन में अब हमने क्या किया, केवल कुछ नहीं किया, केवल हमने यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया। ये जो q स्क्वायर दाहिनी ओर भाग में था वो गुणा में चला गया है 5 के पास, तो हमको मिल गया है 5q² = p²। इसी को अब हमने केवल यहाँ पर पक्षांतर करके लिख दिया, सही रूप में लिख दिया कि p² = 5q²। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण 1 इतनी सब संक्रिया करने के बाद हमको मिली। अब अगर आप इस समीकरण 1 को ध्यान से देखें तो देखो हमको क्या मिल रहा है, p² = 5q²। इसका मतलब p का वर्ग जो है उसके गुणनखंडों में 5 आ रहा है। तो अगर p के वर्ग के गुणनखंड में 5 आ रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि p का वर्ग जो है उसमें 5 का भाग जाएगा, यानी कि p² 5 से भाज्य होगा। तो बच्चों अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक गुण बताया था कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से भाज्य है तो वह संख्या भी भाज्य होनी चाहिए उस संख्या से। तो इसी गुण से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर p² 5 से भाज्य है तो p भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, तो अगर p 5 से भाज्य होगा तो हम p को 5 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, p = 5 × k ले लिया है। k यहाँ पर आप k की जगह पर कोई भी वेरिएबल यानी कि चर कुछ और भी ले सकते थे, आप 5x भी लिख सकते थे, 5m भी लिख सकते थे। तो अब क्योंकि हमने p = 5k अपनी ओर से ले लिया है तो अब हम क्या करेंगे, p = 5k ये जो मान हमने लिया है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो जैसे ही आप इसको समीकरण 1 में रखोगे तो देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 5k होल स्क्वायर और = राइट हैंड साइड में पहले से ही था 5q²। अब आप इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो हल करने के बाद देखो आपको इस तरफ मिल जाएगा, बाईं ओर मिलेगा 25k² और = दाहिनी ओर पहले से ही 5q² है। अब आप क्या करेंगे, देखिए पहले हमने p² को q² के पदों में निकाला था, अब हम यहाँ पर q² को q² को अकेला छोड़ देंगे, उसके साथ जो भी संख्या है उसको हम दूसरी ओर भेज देंगे। तो देखिए q² के साथ गुणा में 5 था, इस 5 को आप यहाँ भाग में भेज देंगे दूसरी ओर, तो हमको बाईं ओर मिल जाएगा 5k² = q²। अगर आप इस समीकरण को जो अब हमें मिली है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अनुसार q² का गुणनखंड 5 आ गया है, क्योंकि q² = 5k² मिला हमको। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, अगर q² का गुणनखंड में 5 आ रहा है तो इसका मतलब q² 5 से भाज्य होगा। और इसी तरह से क्योंकि q² 5 से भाज्य है तो q भी 5 से भाज्य होगा। तो भाई अब हमको इसका मतलब कुछ देर पहले मिला था कि p 5 से भाज्य है और अभी हमको क्या मिल गया कि q भी 5 से भाज्य है। तो ये तो संभव हो नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले ही जो परिमेय संख्या की परिकल्पना हम लेकर चलते हैं तो उसमें उसके अनुसार p और q में कोई भी ऐसा कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए जिससे कि दोनों में भाग चला जाए। तो यह हमको यहाँ पर एक विरोधाभास मिल रहा है। तो इसका मतलब जो हम मानकर चले थे वो हमारी